सामने उपस्थित है। हम आपको पिछली वीडियो में उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी के बारे में पढ़ाए थे। ये देखिए, तो एक बार फिर से रिपीट करें। चौधरी जी का जन्म मिर्ज़ापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में कृष्ण भद्र 6 संवत 1912 और मृत फागुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुआ। तो ये थोड़ा सा हम उनके बारे में पढ़ देते हैं, बाकी आप उस वीडियो में देख लेना जहाँ पर हमने इसे पूरा किया है। ये इनका देख लीजिए क्या है। इनका ये है नाटक प्रबंध का कुछ कहना। नाटक है जो थोड़े से इसमें दिए हैं। नाट्य बहुतेरे हिंदी प्रदीप और कुछ कहना गंवार की जनता स्थान, ये थोड़े से दिए हैं। उसके लाला श्रीनिवास चौधरी जी की कादम्बरी 21 पृष्ठों में निकाली थी। कादम्बरी का कुछ अंश है यहाँ पर नमूने में, तो इसमें से कुछ रह गए थे। तो अगले वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने विस्तृत पढ़ाया है। गर्भक मानते हैं सो अपने को एक ही गर्भक में 3 स्थान बदल डाले। गर्जे के इस सफ़ेहे की कुल स्पीचे मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। पहले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वे तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने आपका स्मारक चिन्ह दिया था। तो यह हमने पढ़ दी। आगे देखिए, लाला श्रीनिवास दास। आज हम लाला श्रीनिवास दास पूरा करेंगे, तो ध्यान से देखिए। लाला श्रीनिवास दास, इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ श्रीनिवास दास की जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। भारतीय की समसामयिक लेखों में उनका भी एक विशेष स्थान था। इन्होंने कई नाटक लिखे। ब्रह्मचरित्र 11 दृश्यों के एक बड़ा नाटक, पर इनके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। सप्त स्वर्ण नाटक सन 1874 हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 ईस्वी में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इसमें सप्ता और स्वर्ण की पौराणिक प्रेम कथा है। किसकी? सप्ता और स्वर्ण की, ठीक है, पौराणिक प्रेम कथा है। स्वर्ण ने सप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने श्राप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारी स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी का नाटक इस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी, जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटक के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम की रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथा अनुसार पौराणिक और ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारी के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पटना का राजकुमार और सूरत की राजकुमारी पर दृश्यों में देश काल अनुसार सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ दृश्य जो आजकल का समाज सामने लाता है,
कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति में नहीं समझ सका। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। जैसा ऊपर कहा गया है, अंग्रेज नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया। इसने लिखा था, कौन सी नाटक थी? भारतेंदु समसामयिक के स्थान पर प्रहलाद चरित्र और हरिश्चंद्र मैगनीज में छापा गया प्रहलाद चरित्र। ठीक है। और लाला जी की कौन से नाटक था? रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक। ठीक है। इनमें प्रस्तावना नहीं रखी गई। दूसरी बात यह है कि यह दुखांत है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का प्रचलन न था। इसकी अधिक चर्चा एक कारण यह भी था, लाला जी का स्वयंगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपयुक्त चारों लेखकों में, देखिए ये परीक्षा गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। किसका है? लला श्रीनिवास का है। ठीक है, उपन्यास है ये। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मन मौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सूर्योदय होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया जाता है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरक यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाले हैं, परंतु इनकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचरण में मन अत्यंत लग जाएगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। अनुसांगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा। ऊपर के उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों का ढंग भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा। अमुक कहने लगे। ध्यान देने योग्य है कि खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुई। देखिए, 5वां नंबर लाला श्रीनिवास, 6वां नंबर ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह थे। उनका जन्म श्रवण शुक्ल 14 संवत 1914 श्रवण 14 संवत 1914 मृत्यु संवत 1956 मार्च सन 1899 में हुई थी। तो कितने में हुई थी? 1899। जन्म 1914 संवत में।
हुई थी। वे शिक्षा के लिए कुछ ही दिन काशी में रहे थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास में विद्याटवटी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। जब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहां उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय का अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्याम स्वप्न में व्यक्त किया, उनकी सरसता निकाली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के ऊपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह ने नरक्षेत्र के सौंदर्य में प्रकृति और क्षेत्रों के सौंदर्य के बारे में देखा। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्याम स्वप्न, क्या था इनका, श्याम स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। तो श्याम स्वप्न किसका था? ठाकुर जगमोहन सिंह का। श्याम स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, श्याम स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, श्याम स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है। श्याम स्वप्न का देखिए, यही मग हवे के गए दंडक वन श्री राम, तासो पावन देश व बिघिया टवी ललाम। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहाँ की निर्झरणी, जिनके तीर बनीर से भरे, मदकल कुंजित बिरहा गमों से शोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है, और जिनके किनारे के श्याम जंबू और निकुंज पलभार से नमित जानते हैं, शब्द यामान होकर झरती है। जहाँ के झल्लकी वृक्षों के छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं, उनमें से निकला श्री सब वन के शीतल समीर और सुरक्षित करता है। अभी पंक्ति आ जाती, किसकी है पंक्ति? ठाकुर जगमोहन सिंह की है, श्याम स्वप्न से। मंजू वंजुल की लता और नील निजुल के निकुंज, जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य के किरणों की भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित है। ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंकर गृह नामक पर्वत से निकलकर अनेक दुर्गंध विषय और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पूर्ण जल से पावन करती पूर्व समुद्र में गिरती है। इस नदी के तीर अनेक जंगली गांव बसे हैं। मेरा ग्राम इन सबों से उत्कृष्ट और शिष्ट जानो पूर्ति है। इसके नाम की ही
सुनकर तुम जानोगे यह कैसा सुंदर ग्राम है। इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्याम सुंदरपुर है। यहाँ आम के आराम पथिकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। पुराने टूटे फूटे देवालय इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी हैं। ग्राम के सीमांत के झाड़ जहाँ झुंड के झुंड कोए और बगुले बसेरा लेते हैं, गवैया की शोभा बताते हैं। पो फटते और गोधूली के समय गोयों के खुरों से उड़ी धूली ऐसी गलियों में छा जाती है मानो कुहिरा गिरता हो। ऐसे सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजमान हैं, मेरा जन्म स्थान है। तो इन्होंने श्यामा स्वप्न में किसका है ये कथन? ये है ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है, आगे देखिए। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश के दृश्यावली को सामने रखने का मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही है। साथ ही ये भाव को प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लन रूप विधान का बैलक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। क्या अच्छा होता है यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता हो। तब तो बंग साहित्य की प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप जो हिंदी के कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण का कभी कभी विषय रूप निबंध तक का अर्थग्राम करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। आगे देखिए 7वां नंबर, बाबू तोताराम। तो नमस्कार, आज यहीं तक। आज मैंने आपको 2 कवि पढ़ाए, लाला श्रीनिवास और ठाकुर जगमोहन सिंह। लाला श्रीनिवास और ठाकुर जगमोहन सिंह। और पीछे का थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया बद्रीनाथ चौधरी का, पंडित बद्रीनाथ चौधरी। तो नमस्कार, ये हम कहाँ क्या पढ़ा रहे थे? तो हम पढ़ा रहे थे आपको आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, प्रथम उत्थान, संबंध 1925 से 1950, प्रकरण 1। तो प्रकरण 1 में कौन कौन है? उसका खत्म हो गया था। दूसरा था प्रकरण 2, गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, प्रथम उत्थान। ये शुरू है, इसमें पहले भारतेंदु हैं प्रथम उत्थान में, गद्य साहित्य में प्रकरण 2 में। भारतेंदु के बाद आपके कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के बाद आपके बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण के बाद पंडित बद्रीनाथ चौधरी, उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी इनका पूरा नाम है। उसके बाद आपका हमने जो आज पढ़ाया श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो नमस्कार, आगे हम आपको पढ़ाएंगे बाबू तोताराम। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को सुनकर लाभ लेंगे।